नमस्कार सभी का इस बहुत ही स्पेशल डिस्कशन में जहां पर हम आज एक फिल्म रिव्यू करेंगे और ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। ये इस जो हमारा क्लाइमेट चल रहा है, जो हमारा एक तरीके से सोसाइटल फैब्रिक चल रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम इस विषय पर डिस्कशन करें। तो विनोद सर, मैं आपको स्टेज देना चाहूंगी जिससे कि आप हमारे सारे गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करें और एक बार एजेंडा सेट कर दें कि आज का डिस्कशन कैसा रहने वाला है। जी। और एक फिल्म कल रिलीज हुई है यूट्यूब पर, पछतावा नाम है उसका। और उसका एक सोशल मैसेजिंग है, फैमिली वैल्यूज की वकालत करने वाली फिल्म है। और हाँ, खुशी की बात है कि उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और जो उसमें एक्ट किया है जावेद नसीम साहब, वो हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं अभी। वो इस फिल्म के बारे में बताएंगे। और आज हमारे साथ हैं जयंती रंगनाथन जी, जो कि महिलाओं के मुद्दे पे, सोशल मुद्दे पे लिखती रही हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में, धर्मयुग जैसी मैगजीन में, अमर उजाला में एग्जीक्यूटिव एडिटर रही हैं। और इनका एक उपन्यास शुगर डैडी है, काफ़ी फेमस हुआ है। साथ में पूनम भाटिया जी हैं, जो कि कविताएं लिखती है, काफ़ी जानी मानी पोएट हैं। और मौसमी चंद्रा जी हैं, पटना से जुड़ रही हैं, वो भी काफ़ी फेमस कवि पोएट हैं। और तमाम इस तरह के सोशल मुद्दों पे, फैमिली वैल्यूज आदि पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, लिखती हैं। तो ये फिल्म जो है पछतावा, जावेद नसीम जी ने बनाया है। इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी, छोटी फिल्म है, आधे घंटे की है, लेकिन यह है कि सीमित संसाधनों के बीच में अपने जो सीमित साधन है, जो सीमित आर्थिक जो साधन है, उसमें बनाना एक बड़ी चुनौती वाला काम होता है। और आज के समय में इतने सब्जेक्ट हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाए तो लगेगा कि यार आपने उस पे नहीं बनाया। और उसमें कितना ही खर्च करे, कितना ही अच्छा एक्टर एक्ट्रेस हो, तब भी लगेगा कि कुछ कमी रह गई। तो फिर भी एक अच्छी कोशिश है। और हम जानना चाहेंगे जावेद नसीम से कि ये फिल्म आपने जो बनाई है, आखिर उसका जो आपके मन में जो उद्देश्य था और क्या चैलेंजेज आए, क्या उसके बारे में थोड़ा सा फिल्म के बारे में संक्षेप में कहें, ताकि फिर एक जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है हाँ। सर। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। और जैसा कि हमारे विनोद जी ने बताया कि मेरा नाम जावेद नसीम है। बाय प्रोफेशन मैं एक्टर हूँ, एंकर हूँ, राइटर हूँ, पोएट हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तो ये समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली में 12 मसाले की चाट बिकती है, मैं कुछ वैसा ही हूँ। तो ये जो फिल्म है, इसके पहले मैं कई फिल्में बना चुका हूँ और समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरी अपनी ये सोच है कि समाज के प्रति मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को हमें अदा करना है। अब एज एन इंडिविजुअल तो जाहिर सी बात है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे सोर्सेज और रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन ऐसे में मैंने कुछ अछूती अछूती कहानियों को जो मैंने खुद ही लिखे और फिर खुद उनको मैंने प्रोड्यूस भी किया, और उससे लेकर मैं सोसाइटी में एक मैसेज के रूप में आता हूँ। पछतावा एक ऐसी ही फ़िल्म है, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आस-पास कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ही हार्डली हिट करते हैं। और जब आपको हिट करते हैं तो आप अंदर से बहुत बेचैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि किसी से तो कहें, किसी से तो बयान करें। तो मैंने अपनी फ़िल्मों को वो माध्यम बनाया है कि मैं अपनी बातों को समाज के सामने अपनी फ़िल्मों के द्वारा रख सकूँ। गरचे वो बहुत ही छोटी होती हैं, साधन हमारे बहुत सीमित हैं। हमारे पास वो बैनर नहीं है, वो बजट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपने उस पैगाम को लेकर समाज में लोगों के हवाले कर सकूँ। और अगर मेरी फ़िल्मों को, जो मैं अपने फ़िल्मों में मैसेजेस देता हूँ, अगर 2-4 लोग भी समझ लें और उस रास्ते को अपना लें, तो मैं समझूँगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। पछतावा जो है, इसकी मैं आउटलाइन बता दूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि ये जो ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आया? हालाँकि हमारे यहाँ भी यार कॉपीकैट, हमारे यहाँ सारी चीज़ें तो बाहर से ही आती हैं। ये जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, ये भी बाहर से ही आया है।
पहले हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की बात नहीं थी। जब जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने पुराने लोगों को इस तरह से घर से बाहर ओल्ड एज होम में भेज देंगे। लेकिन वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदली, सोचने का ढंग बदला, रहने के तरीके बदले और फिर एक ऐसा हो गया कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जैसे तकरीबन ख़त्म हो गया। अभी भी है लेकिन बहुत बराए नाम है। क्योंकि अभी हर शख्स को अपनी आज़ादी चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना संसार चाहिए और वो किसी की भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली में हो, ख़्वाह वो उनके बुज़ुर्ग क्यों ना हो, उनके अपने माता-पिता क्यों ना हो, उनके अपने सास-ससुर क्यों ना हो। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत मेरी निगाह में कई ऐसे चीज़ें आई कई कि जहाँ पे लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में डाल दिया और सो मैंने ये भी दिखाया है कि अक्सर ऐसा होता है कि शादी जब तक नहीं होती तब तक तो अ, एक लड़कों का जो है एक अलग अंदाज़ होता है, लेकिन शादी के बाद सिनेरियो चेंज होने लगता है। जैसे ही एक व्यक्ति घर में नई आती है, तो बजाय इसके कि वातावरण और सुंदर हो जाए और खूबसूरत हो जाए और ज़्यादा मोहब्बत भरा हो जाए, वहाँ पे एक अजीब-सा माहौल अक्सर व बेशतर देखने में आता है। तो इसके पीछे भी वही है स्टोरी के एक बेसहारा एक लावारिस बच्चा जिसको उसकी माँ ने 2 दिन का बच्चा था, रात के अंधेरे में किसी दुकान के किनारे सामने छोड़ दिया था। एक साहब की नज़र पड़ती है, वो उसे लेकर एक ऑर्फनेज में आते हैं। वो बच्चा उसको आए हुए वहाँ 2 ही दिन हुए थे कि ये जो फ़िल्म के हैं दयाशंकर जी और उनकी वाइफ़ उनके 8 साल शादी को हो चुके होते हैं, कोई बच्चा नहीं होता है। तो एक बच्चे की ख़्वाहिश उनको बहुत परेशान रखती है और वो एक बच्चे की तलाश में रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात वहाँ होती है और उस छोटे से 2 दिन के बच्चे को लेकर वो लोग घर आ जाते हैं। पालते हैं, पोसते हैं, अपना नाम देते हैं, सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और समाज में एक बहुत ही आला व्यक्ति के रूप में उसको स्थापित कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच में उस औरत का देहांत हो जाता है। अब बाप और बेटे इनकी जो घनिष्ठता थी, आपस की जो इंटीमेसी थी, जो एक बॉन्ड था, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक जब बहू आई घर में, तो बहू के आते ही इन्होंने ये सोचा दयाशंकर जी ने कि अब तो मेरा क्या है? बेटा था, अब बहू आ गई। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारे अपने जो भी उनके पास था, सब कुछ उन्होंने बहू को दे दिया और इस तरह से फिर वहाँ पे वो रहने लगे कि अब तो 2 रोटी इज़्ज़त से मिल जाए घर में तो यही बहुत है। एक छोटा-सा पोता है, उसके साथ उनकी ज़िंदगी बीतेगी। लेकिन बहू को शुरू से ही वो काफ़ी नागवार लग रहे थे। जब सारी चीज़ें उनके हाथ में आ गई, तो अब वो इस होड़ में लग गई कि किस तरह से इनको घर से बाहर किया जाए। और फिर वो सिचुएशन इस तरह से क्रिएट करती है कि एक ऐसा वक़्त आता है कि बेटे और बहू को घर से बाहर कर देते हैं। वो एक ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो जाने के बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका एड्रेस क्या है। कोई गलत पता लिखा देते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उदास रहते हैं, खामोश रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, कुछ ख़ास दिनों में कि शायद कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। ऐसे ही में रहते-रहते 5 साल बीत जाते हैं और एक बार ऐसा होता है कि घर पे उनका बेटा रवि वो बैठकर पेपर पढ़ रहा होता है कि उनका छोटा बच्चा आर्यन 5 साल का उनके पास आता है और पूछता है कि डैडी ये ओल्ड एज होम क्या होता है? तो वो बताते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते, तो फिर उनको ओल्ड एज होम में रख दिया जाता है, जहाँ उसी को ओल्ड एज होम कहते हैं। तो बच्चा पूछता है, "तो फिर आपने दादाजी को इसीलिए ओल्ड एज होम में डाल दिया, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे?" तो कहता है कि हाँ, वो बूढ़े हो गए थे, कोई काम-काज कर नहीं पाते थे, पड़े रहते थे, घर में बैठे रहते थे, इसीलिए मैंने उनको वहाँ डाल दिया। तो बच्चा कहता है कि तो पापा, मैं भी आपको उसी ओल्ड एज होम में डाल दूँगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। एंड ये जो चीज़ थी ये उसके माइंड में अचानक स्ट्राइक करती है, कि ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो किया है, आने वाले दिनों में मेरे साथ भी मेरा बेटा वही करेगा। दूसरे दिन उसके अंदर एक मन में पछतावा शुरू हो जाता है। इधर-उधर बहुत जगहों पे तलाश करता है, आखिर वो उस ओल्ड एज होम में जाता है, जहाँ पे उनके पिता थे। जब वहाँ गया तो पता चला कि 2 महीने पहले दयाशंकर जी का देहांत हो गया है। अब ये एक ऐसा पछतावा, एक ऐसा गम कि जिसकी तलाफ़ी हो ही नहीं सकती थी। तो मैंने इस पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश किया है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे गुनाह कर जाते हैं, कि बाद में अगर हम उसको रिकॉन्साइल करना चाहें या उसकी तलाफ़ी करना चाहें, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता। ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पछतावा होकर रह जाती है। ये इस कहानी का उद्देश्य है।
और इसमें यही बताना चाहा है कि वो नौजवान जो शादी के बाद अपने जब मैरिटल लाइफ में आते हैं तो माँ बाप की इज्जत छोड़ देते हैं या बुजुर्गों का एहतराम छोड़ देते हैं, उनकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। उन्हें लाजिम है कि जब संसार बढ़ता है तो उस संसार में मोहब्बतें भी बढ़नी चाहिए, रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। न ये कि हम अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो दरख्त जिनके साए में हमने पल बढ़कर खुद को एक इंसान बनाया, सब कुछ हासिल किया, उसी दरख्त को हम अपने हाथों से काटने को लग जाएँ। ये बस इस कहानी का एक मैसेज है। विनोद सर और जावेद सर, थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने इतने डिटेल में अपना जो भी इतना आपने मेहनत से बनाया होगा, इतने महीनों और सालों लोग कंसीव करते हैं एक आइडिया, उसके बाद महीनों लगाकर वो प्रोड्यूस करते हैं। और आप जी। तो साथ में डायरेक्टर के साथ एक्टर भी थे, तो आपने डुअल रोल एक तरीके से निभाया है इस फिल्म नहीं, के लिए। मैंने एक्चुअली इसमें मैं राइटर भी हूँ, इसका प्रोड्यूसर भी हूँ, ओके डायरेक्टर भी जी, हूँ, एक्टर भी हूँ। जी। तो मेहनत बहुत लगी है सर, और हम उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत लोगों से ये फिल्म रेजोनेट करेगी, क्योंकि एल्डरली केयर की जो कैटेगरी है वो इंडिया में अब एक रियलिटी है। आप विदेशों में तो देख ही रहे हैं कि हमने ये बात में डिस्कशन किया हुआ है सर, कि जब ये गिरिबाला सिंह का केस आया था और अलग अलग केसेस आ रहे हैं, सबकी कड़ियां परिवार से जुड़ी हुई हैं। और इस डिस्कशन में हमारे साथ ज्यादातर महिलाएं हैं। अभी हम लोग मेजोरिटी में यहाँ पर, बड़ी बिल्कुल। खुशी की बात है कि कहीं तो मेजोरिटी औरतों की। तो जयंती मैम, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। मेरा सिंपल सा सवाल है, मतलब एक जो रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपने पिता से सीखते हैं, उसके बाद हम शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं भूल पाते। आपने वो अभी केस देखा होगा कि जब बस के ऊपर पेड़ गिर के 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, उसकी माँ बैट पकड़ के बोल रही थी कि मेरे बच्चे को खेलने जाना है। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के बाहर बांध के आ जाते हैं। तो मतलब ये रियलिटी इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में? नमस्कार आप सबका। देखिए, ये आज की तारीख में बहुत सुलझता हुआ सवाल है। सबसे पहले तो मैं जावेद जी को बधाई देना चाहूंगी, और आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं 40 साल पहले जाऊंगी। जो एक पत्रिका में मैंने कहानी पढ़ी थी, पराग करके एक बच्चे की पत्रिका आती थी 40-45 साल पहले, बिल्कुल इसी विषय की किताब थी, इसी विषय पे बनी कहानी लिखी गई थी। सेम वही है कि एक माता पिता जो है, मतलब एक आदमी अपने वृद्ध बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है, बिल्कुल, और वो बाप बिल्कुल चल नहीं पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, और अपना सामान बांध रहा है बिल्कुल एक सूटकेस में। तो वो जो छोटा लड़का है, बिल्कुल उसी तरह से उनका पोता, वो दौड़ के आता है उनके पास और कहता है, दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहते हैं कि बेटा मैं अब वृद्धाश्रम में रहूंगा। तो बोलते हैं, अच्छा, बूढ़े लोग वहां रहते हैं जाके, बेटे उनको वहां भेजते हैं? तो वो उनका सूटकेस उनके हाथ से खींचने लगता है, और उनके सारे वो पुराने कपड़े उपड़े गिर जाते हैं। इससे, बेटा मेरे को ये ले जाने दो बेटा, मैं और कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे ले जाने दो। बोलते, वो लड़का बोलता है 5 साल का कि नहीं नहीं, ये छोड़ के जाओ, ये मैं आज से 20-25 साल बाद अपने पिताजी को दूंगा ना, वो भी तो इसी तरह से जाएंगे वृद्धाश्रम। तो कहानी यहाँ खत्म होती है कि भाई सबकी आंखें खुल जाती है कि एक पोता जो है अपने बाप के सामने दादा को डिफेंड करते हुए कह रहा है कि भाई अब एक समय आएगा जब। वो कहानी पढ़ के, भाई मैं छोटी सी थी उस वक्त, 15-16 साल की रही होंगी, उससे भी छोटी, मैं हिल गई थी बिल्कुल। रियलिटी उस वक्त उतनी नहीं थी जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा हमको सुनाई पड़ रहा। देखिए, मैं तो इसका मेन मुद्दा अब आपके सवाल की तरफ आता, मैं कहूंगी कि परवरिश में बहुत कमियां रह गई है, और हमारी पीढ़ी खासकर, है ना, हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को भगवान की तरह पाल लिया। हमारी पीढ़ी, जैसे ही बच्चे आए परिवार में, हमने उनको भगवान की जगह बिठा दिया। उनकी सुख सुविधा, उनके लिए हर चीज करने में माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी। हमने बताया कि भाई तुम राजा हो और हम जो है प्रजा है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। उस बच्चे के अंदर इस तरह की भावना आ गई कि पूरा घर मेरी वजह से चल रहा है और मैं जो है सर्वशक्तिमान हूं। वो बड़ा होता है, एरोगेंट बन रहा है, उसको पता है कि माता पिता इतना पैसा उसको छोड़ के जा रहे हैं कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, अब स्टार्ट वो कर रहा है। मुझे बताइए, आप अगर इस तरह की परवरिश देंगे कि घर में
सबसे पहले ये ध्यान रखें कि बच्चा सो के कब उठ रहा है, उसकी पसंद का खाना बन रहा है कि कद्दू नहीं बनेगा, करेला नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा नहीं खाता। बच्चा स्कूल से आ रहा है, बच्चा सो रहा है, कोई घर में हल्ला नहीं करेगा। बच्चे को, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए आप लोन लेके उसको उसकी पसंद की सारी चीजें दिला रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि पिताजी आप स्कूटर में मेरे ऑफिस नहीं आएंगे, तो आप कर्जा लेके गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि आपका बच्चा खुश हो। आपका बच्चा 16 साल का होता है और कहता है पापा आप साइड में बैठो मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप खुशी खुशी उसे चलाने को दे रहे हो, ये सोचे बिना कि भाई वो अभी माइनर है, वो नहीं चला सकता। तो इतनी आपने गलतियां कर दी ना, आपने क्यों अपने बारे में नहीं सोचा, क्यों सिर्फ बच्चा बच्चा करते रह गए। सबको यही लगता है कि उनके बच्चे वो जो बूढ़े होंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। ये सोच बिल्कुल पूरी तरह बदल गई है। मैं तो कहूंगी कि परवरिश में ही कमी रह जाती है जो बच्चे ऐसा करते हैं। परवरिश में ही कमी रह जाती है कि पुणे में इतने धनाढ्य परिवार की जो लड़की है 20 साल की सिया, हाँ, वो हिम्मत आ जाती है कि भाई मैं अपने फियांसे को धक्का दे दूं। परवरिश है, तरबियत है। अगर बच्चों को शुरू से आप संस्कार सिखाएंगे, शुरू से बताएंगे कि ये तुम्हारी जगह या हमारी जगह है, और मैं सीख के हर किसी से यही कहूंगी कि आप घर में अपना स्थान बनाए रखें। कोई जल्दबाजी ना करें कि आपको अपना घर, अपने पैसे, अपना बैंक बैलेंस बच्चों के नाम करना है। आप इतना अगर करेंगे तो बच्चा जो है मेहनत से अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा, उसके अंदर वो आगे नहीं होगी। भाई आज चाहिए ना नौकरी करने, पैसा कमाने, घर बनाने के लिए, आगे नहीं है। आप इतना पैसा दे रहे हैं कि वो 20 साल की उम्र में मर्सिडीज खरीद सकता है, आपने बना बनाया घर दे दिया है। आपने बोला ठीक है अपनी पसंद की लड़की को ले आओ और तुम लोग जो करना है करो। अब उस पूरी स्थिति में जब आपने उनको राजा बना दिया तो आपको वो खटकने तो लगेगा ना। आप तो बिल्कुल और अगर इस एज के में आने के बाद आप उससे बंदिशें लगाएंगे, पार्टी से क्यों आ रहे हो, घर का खाना क्यों नहीं खाते, वो करने का, फिर वो सही सी बात है, उसको आदत ही नहीं है बंदिशों में रहने की, वो क्यों रहेगा बताइए। वो तो यही कहेगा कि भाई सब कुछ मेरे नाम है, आप जाइए आराम से अपनी जिंदगी गुजारिए। और ये भी एक बहुत जरूरी मसला है कि रिटायर होने के बाद या बूढ़े होने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं तो कहूंगी जिंदगी तभी शुरू होती है। भाई आपने जो है पढ़ाई की, कॉलेज गए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हो गए, बच्चों को सेटल कर दिया, जिंदगी भर नौकरी की कि आपका परिवार खुशहाल रहे। अब जाके वो समय आया है जब आप सुकून से जो है बारिश देख सके, अच्छा खाना खा सके, वॉकिंग कर सके, मनपसंद फिल्म देख सके, हाँ, एक आरामदायक घर में रह सके, अपने बिस्तर पे अपनी तरह से सो सके। उस वक्त आपको उन सब चीजों की जरूरत होती है, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं होती। आपको अच्छे सेट ऑफ दोस्त चाहिए, आपको अच्छा सेट ऑफ माहौल चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो सवाल है वो तरबियत पे, पेरेंटिंग पे उठाना चाहूंगी। आप अगर शुरू से बच्चों को ये बताएं कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं और हम इतने पैसे तुम पे खर्च कर सकते हैं, हमारी अपनी भी जिंदगी है और हमें नहीं पता हम कब मरने वाले हैं भाई, तो जरूरी है कि आप अपने बुढ़ापे कहूं या आप अपने सेकंड इनिंग के लिए पैसे बचा के रखें। आपको अपना हुनर पूरा करना है, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और माइंड यू एक उम्र के बाद हेल्थ इंश्योरेंस में तगड़े पैसे देने होते हैं, राइट। इन सबका आपको ख्याल रखना होगा ताकि कोई बच्चा, कोई बहू जो है आपको घर से बाहर का रास्ता न दिखा पाए, क्योंकि आप जो है बेटा बहू के बिना रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, और अगर आपने अच्छी तरबियत दी है तो वो भी रहेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। पर एक साथ उनको सारा पैसा दे देंगे, घर दे देंगे ना, किसी की भी नजर बदलते देर नहीं लगती। और एक बात और, आज के पेरेंट्स को एक कतई नहीं सोचना चाहिए कि हम बेटियों के साथ नहीं रहेंगे। बेटा हो या बेटी एक ही है, और कई बार बेटियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, अपने माता पिता के प्रति उनके मन में ज्यादा प्रेम होता है। तो हमेशा आप अपनी बेटियों पर यकीन करिए और अपनी बहू को बेटी बनाने की कोशिश मत करिए, बहू को दोस्त बनाइए, बहू को सारी आजादी दीजिए। कोशिश ये करें कि शादी के बाद बेटा बहू को अलग कर दीजिए, कुछ दिन उनको अपनी तरह से जीने दीजिए, आप भी आराम से जिए, उनको भी आराम से जिए। क्योंकि अब जावेद जी जो अगली फिल्म बनाएंगे, मेरे ख्याल से उसका सब्जेक्ट यही होगा कि आधुनिक माता पिता किस तरह से एक बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं। तो जयंती जी, जरा फिल्म आपने जो देखी अगर है तो थोड़ा सा क्या उसमें
फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, जी क्या बिल्कुल उसमें बिल्कुल। क्या? देखिए बिल्कुल फिल्म की जो कहानी है वो देखते हुए मुझे, मैं पुराने दिनों में पहुंच गई जब मैं वो बचपन में वो कहानी पढ़ रही थी। तो फिल्म की जो कहानी है वो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आसपास आप बहुत घरों में देखते हैं। मेरे पड़ोस में ही रहती है एक महिला, अकेली रहती है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, हाथ वाथ नहीं चलता, कोई बेटा बहू जो है साथ नहीं रहता, अकेली रहती है, पड़ोसी उनकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल। तो ये केसेस तो आप हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में देखते हैं ना, इतना दुखद देख, क्या कहें बताइए आप, है ना। अब लेट है उनको समझाना। तो उसी तरह से इस फिल्म को देखकर अगर कुछ लोग समझ पाए, नई पीढ़ी समझ पाए कि इस तरह से अपने पिता को अलग करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, कि मरने के बाद पछतावा करने का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ये जो मार्मिक सा एक संदेश है, वो संदेश दिल को बहुत छूता हुआ लगा। हाँ, पर हाँ, मुझे लगा कि कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़े हिस्सों में मुझे डायरेक्शन जो है वो लगा कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बिल्कुल, है ना। जैसे बहुत ज्यादा डायलॉग है, बाद में भी वो बच्चा जब बेटा जब जाता है वहां वृद्धाश्रम, वहां के भी डायलॉग्स मुझे लगा थोड़ा सा प्रवाह कम कर रहे हैं कहानी का। बट संदेश में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है। संदेश बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हाँ, दोनों पीढ़ियों को चेत जाना चाहिए और दोनों पीढ़ियों को सजगता से अपनी जिंदगी को संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या तो बात क्या है कि एक हाँ, डायरेक्टर का या एक फिल्मसाज का दर्द और उसके हाँ, प्रॉब्लम्स वही समझ सकता है, क्योंकि वही जन्म देने वाला है और वही उसको रीशेप करने वाला है। मैं आप मेरी समझ जगह पर सकती आकर हूँ। इस तरह से देखें, एक हाँ, मिनट नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेरी जगह पे आकर इस तरह से हाँ, देखें कि मैंने इसमें जो काम लिया है, सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो जो मेरी वाइफ बनी है, दया शंकर की वाइफ बनी है। हाँ, ओके। उनके अलावा सारे के सारे नॉन एक्टर हैं, कोई भी उसमें एक्टर नहीं है। पहली और बात। उनसे अच्छा काम करवा लिया आपने। नहीं तो फिर तो मेरी तारीफ का पहलू पैदा हो जाएगा ना, जो आप डायरेक्शन की बिल्कुल कमी कह बिल्कुल रही है बिल्कुल। ना। तो क्या हाँ, है कि मैं नहीं वही कह रहा हूँ कि डायरेक्शन की अगर कमी उस तरह से नहीं, एंड का जो जो है मेरा वो थोड़ा खींचा कॉन्सेप्ट, हुआ लगा। हाँ, हाँ वजह है ना कि वो जो मेरा खुद, मैं आज ही बात हो रही थी, हमारे कनाडा के एक दोस्त बता रहे थे, वो कह रहे थे, तो हाँ, उनसे मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल खुले मन से एतराफ करता हूँ, जो कमियां हैं वो तो कमियां हैं, और जब जी हम कमी जी। का एतराफ करेंगे तभी हम आने वाले दिनों में उसको हम ठीक कर सकते हैं। मेरी एज अ डायरेक्टर जो मेरी अपनी ख्वाहिश थी, या मैं जिस तरह से क्लाइमेक्स के सीन को देखना चाहता था, वो मेरा सीन बिल्कुल 20% उतरा है, 80% बिल्कुल रह गया। क्योंकि वो एक ऐसा सीन था कि जहाँ पे ऑडियंस को मैं झिझोड़ देना चाहता था, रुला देना चाहता था, और ये हो सकता था सिर्फ हमारे एक्टर्स की एक्टिंग से। क्योंकि डायलॉग्स वगैरह सब अपनी जगह सही थे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी, जो थ्रो था उसका, उसमें इतनी कमी रह गई कि जिसकी बिना पे वो सीन मेरा बहुत ही ठंडा हो गया, और जो असर मैं दिखाना चाहता था, जो पैगाम जिस तरीके से मैं देना चाहता था, मैं उस तरीके से उस पैगाम को डिलीवर नहीं कर सका। ये इस चीज का मैं भी एतराफ करता हूँ। लेकिन बहरहाल कोशिश है, और अब इस कोशिश में नहीं नहीं, आपको कमियां तो बहुत हैं। बहुत शुभकामनाएं और बधाई, बिल्कुल, कि अपनी मेहनत से और चलिए अपने इसलिए पैसे लगा के आपने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। बिल्कुल, मैं भी आपकी इसके और फिल्म जो पहले है भी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड इसके पहले करूंगी। भी मैंने एक फिल्म बनाई थी, छोटी सी फिल्म वो जी। भी थी, जो मैंने मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर बनाई थी, कि जहाँ पे मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता होना चाहिए। और अगर जी। कभी जिंदगी के लंबे सफर में कहीं पर कोई ऐसी भूल चूक हो जाए या कोई ऐसा मतभेद हो जाए, तो बीच में उस दरार में ईगो को दाखिल नहीं होने देना है। क्योंकि अगर उस दरार में ईगो दाखिल हो गया, दो में से किसी का भी, तो उसका फिर मुकद्दर है कि रिश्ते टूट जाएंगे, वो रिश्ता कभी भी संवर नहीं सकता। लिहाजा अगर कभी ऐसा हो तो कहीं पे थोड़े से नर्म हो जाइए, थोड़े से झुक जाइए। ये मत सोचिए कि मैं मर्द हूं तो मैं कैसे झुकूंगा, या औरत सही। अगर ये सोचे कि मैं क्यों झुकूंगी, तो वो ना करें। और थोड़ा सा नर्म होकर, थोड़ा सा अपने ईगो को साइड रखिए और रिश्तों को बचा लें, क्योंकि आपका ईगो जो है, आपका रिश्ता उससे कहीं बड़ा है। रिश्ता आपका ज्यादा बड़ा है, ईगो बहुत छोटा है। ये मैंने अपने एक फिल्म में पैगाम दिया था। मेरी जो लास्ट फिल्म थी शराब के नाम से, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे मौजूद है, सिनेमाया चैनल पे मौजूद है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग छोटी छोटी फिल्में एक बार जरूर देखें। शराब में मैंने ये दिखाया था कि आजकल जो कुछ चल रहा है, ये सोशल मीडिया का जो असर है, इसमें जो हमारी यंग जनरेशन जिस तरह से गिरफ्तार हो गई है,
और उनके लिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, बस इसी में डूबे रहते हैं। और इस तरह से वो अपने कैरियर से दूर निकल गए हैं, अपने रिश्तों से दूर निकल गए, यहाँ तक कि अपने आप से दूर निकल गए। एक लड़की है जिसके व्यूअर्स मिलियंस में है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसकी व्यूअरशिप डाउन होती है तो वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है, और घर वाले कुछ नहीं कर सकते। बहुत उन्हें अच्छी तरबियत दी उन्होंने, बहुत कुछ किया, लेकिन जहाँ तक परवरिश की बात आपने कही, माँ बाप ऊपर से जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। जब तक घर में है बच्चा, उसकी परवरिश या उसको सिखाना घर तक कर सकते हैं। आज के बच्चे जब एक बार घर से कदम बाहर निकाल देते हैं, खासतौर से जब कॉलेज लाइफ वगैरह में चले जाते हैं, तो उनकी अपनी एक जिंदगी और उनकी अपना एक माहौल उनका शुरू हो जाता है। अब उस माहौल में वो किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ नजर रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तक तो उसकी खबर ही नहीं आती। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ कि इस तरह की जो पछतावा में जो मैंने दिखाया है, ये कहीं ना कहीं माओं की जिम्मेदारी है बेटियों के मामले में, कि जब वो अपनी बेटी को ससुराल जाने के लिए तैयार करती है तो उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी की वो चीजें सिखानी चाहिए कि जिनसे उस बच्ची को जाके वहां फेस करना है। अगर वो उस इज्जत को समझती हुई उस घर में जाएगी तो शायद ऐसा ना हो जो मेरी फिल्म में हुआ। तो बहरकैफ अब तो जावेद जी, आप में से हमारे साथ है जी मौसमी जी भी है और पूनम जी भी है, तो इनसे भी क्या इन्होंने फिल्म देखी और क्या इस मुद्दे पे क्या सोचती है। तो पहले पूनम जी आप बताएं, संक्षेप में ही रखें अपनी बात। मैं माफी चाहूंगी, मैं इजाजत लूंगी, मुझे एक दूसरे उसमें जाना है दिल के प्रोग्राम में। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर जावेद जी, थैंक यू। ये जयंत जी है क्या? जयंत जी को जोड़ लीजिए। जयंत है? जयंत जी, जयंत सानियाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गौरी जी आपकी अभी स्क्रीन पे नहीं है, उनको स्टेज पे अगर है तो जोड़ लीजिए। बोल दे क्या उनको? आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं, उनको जोड़ेंगे तब ना। अच्छा, जयंत जी को जोड़ेंगे, इनको जयंती जी को कर दीजिए स्टेज तो कीजिएगा तब ना। गौरी जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ गए जी। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? जी बिल्कुल ठीक। इस पे आप लोग जारी रखिए, मैं सुन रहा हूँ। तो ये कह रहे समय को देखते हुए पूनम जी से चाहेंगे कि फिल्म के बारे में और जो मुद्दा है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। पूनम भाटिया जी। जी नमस्कार, मंच को नमन। और जावेद जी आपको बहुत बहुत मुबारक इस मेहनत के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, मुझे जगह दी इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। जी हम सबसे पहले तो मूवी की बात करते हैं। आपने अच्छी मेहनत की मूवी में और सीधी संदेश देती हुई लगती है ये मूवी। जिस बजट में बनाई गई, जैसा आप कह रहे हैं, उस हिसाब से ये अपने आप में एक मिसाल है कि हम छोटे छोटे प्रयासों से सामाजिक मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों के साथ भी कार्य करें कि जिनके अंदर हम परेशान होते रहते हैं, घुलते रहते हैं, हर समय अपने दिमागी ज़हन में उन चीजों को चलाते रहते हैं, पर उस पर हम बात नहीं कर पाते या कार्य नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसे विषय, गॉसिप का विषय हमेशा बने हुए ही रहते हैं कि फलां के घर से कोई वहां चला गया और फलां के घर से कोई वहां चला गया। तो इस तरह की बातचीत एक सामाजिक पृष्ठभूमि में चलती रहती है। एक बात जो मैं ज्यादा महसूस करती हूँ वो ये रहती है इसमें कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण परिवेश में कुछ भूमिकाएं अलग रहती हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना अधिक होता है। चूंकि मिलना जुलना अधिक होता है तो लोगों के मन में हमेशा एक भय बना रहता है कि कोई क्या कहेगा, या चार लोग क्या कहेंगे, या समाज क्या बात करेगा, या मैं समाज में उठने के बैठने के लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो उस डर से भी बहुत सारे कार्य जो है वो एक गति के रूप में चलते रहते हैं।
इस तरीके से नहीं है कि उसको हम बहुत बड़ा अंजाम दे देते हैं। परंतु शहरी क्षेत्रों में मैं जो खुद अनुभव कर पा रही हूँ, पारिवारिक मूल्य थोड़े से कम हुए हैं और उनकी वजह बहुत कुछ ऐसी है कि बच्चों के ऊपर उस तरह की जिम्मेदारी का भाव नहीं रहता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण ये मानती हूँ और समझती हूँ कि जिस तरीके से एक किसान अपनी फसल उगाता है, वो बीज बोता है, उसमें खेती के सारे कार्य करता है, कुछ महीनों के बाद जब वो फसल उगती है तो वो उसके साथ अपने बच्चों के जैसा ही व्यवहार करता है, जुड़ाव महसूस करता है। आज की जब पकी पकाई संस्कृति में हम लोग सब कुछ हाथ में दे देते हैं, तो वो जो अपनेपन का भाव है, वो जो होने का भाव है, वो जो कुछ नया करने का भाव है, या उसको अपना मानने का जो भाव है, वो भाव ही खत्म हो जाते हैं। उस तरह की संवेदना ही खत्म हो जाती है जब हम एक 56 भोग की थाली हर समय परोसा हुआ रख देते हैं। ऐसी ही बात अभी हमारे साथ जो जुड़ी हुई मैडम थी उन्होंने भी करी, परंतु इनके साथ जो मुझे एक कमी हमेशा महसूस होती है सामाजिक परिवेश में, वो है संवाद की कमी। आप चीफ की दावत जब पढ़ते हैं, एक मशहूर कहानी है चीफ की दावत, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि किस तरीके से घर की ही माँ को, या बूढ़ी काकी भी उसी तरीके का है, कि किस तरीके से माँ जो है वो घर के अंदर एक अपेक्षित वस्तु नहीं रहती है। वस्तु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका कार्य ही इस तरीके से दिखाया करा गया है कि वो एक वस्तु के रूप में परिलक्षित होती है, परंतु अंत उस तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये होना चाहिए था। तो हम अगर सिर्फ इज्जत की खातिर, हम सिर्फ दिखावे की खातिर ये कार्य करते हैं या जीवन जीते हैं, तो वो बड़ा खोखला जीवन होता है। एक व्यक्ति का जीवन किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने खुद ने कैसा जीवन अख्तियार किया है, इसके ऊपर सबसे अधिक बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जड़ों तक काम नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। हम कभी भी अपने बड़ों के साथ या अपने छोटों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संवाद नहीं करते हैं। हम किसके साथ करते हैं? अधिकतर अपने मित्रों के साथ करते हैं, या कहीं अगर हमारी आदतों में आ जाता है चुगलीखोरी टाइप की बात। चुगलीखोरी एक शब्द बोल रही हूं, हालांकि मैं इसको हम ये कह देते हैं कि हमें जो लगता है कि ये हमारी बात सुन रहा है तो उससे हम बातें करके बुराई टाइप कर लेंगे, अच्छाई टाइप कर लेंगे, परंतु उसके अंदर हम समाशोधन जैसे होना चाहिए, कुछ उसके अंदर संशोधन कहें उसको, या कुछ समस्या का निदान कहें, कोई हल कहें, वो हम लोग बहुत जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं। हम उन्हीं चीजों में घुलते रहते हैं, घुलते रहते हैं। पैसों की समस्या है तो हम चुप रहेंगे, मानसिक कोई विकार हमें लग रहा है तो हम चुप रहेंगे, बच्चों के साथ डरने लगते हैं हम लोग क्योंकि सामाजिक दायरा जो है वो एक अलग तरीके का हो गया है। घर में 1 या 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, गलत बोल नहीं सकते। आपके बच्चे को किसी ने बोल दिया तो हम बहुत जल्दी उसमें रिएक्ट कर जाते हैं। यानी कि ये छोटी छोटी बातें इस तरीके से हैं कि मेरा बच्चा तू चिंता मत कर, हम सब कुछ कर लेंगे। तो जब हमने उसको उगाने का मौका नहीं दिया, उसको पैदा करने का कोई मौका नहीं दिया, हमने घर में कोई संवाद की रखी तरीका, प्रक्रिया, तो बहुत सारी चीजें अपने आप पीछे होती चली जाती हैं। मैं कहूँ जैसे मैं मेरे स्कूल में मैं एक शिक्षक की भूमिका भी निभाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ जब बच्चों को, तो मैं कहती हूँ तुम ये टास्क करो, तुम आओ और थोड़ी देर पढ़ाओ, तो तुम्हें पता लगे कि पढ़ाना कितना आसान है और कितना कठिन है, या यहाँ पर आकर बोलना कितना कठिन है। 1 दिन के लिए टीचर बनो, 2 दिन के लिए चीजों को संभालो, पानी की व्यवस्था संभालो, भोजन की व्यवस्था संभालो, तो पता लगता है। घर के मुद्दे इस तरीके से हैं कि हम लोगों ने जेंडर इश्यूज भी बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं, और इस बहुत अच्छी मुझे ये मूवी लगी, परंतु इसमें एक बात मुझे बहुत खटकी हर समय कि हमेशा एक लड़की के आने पर ही क्यों गड़बड़ हो रही है। यानी कि वो रिश्ता कितना कमजोर था कि एक महिला आई और बात खराब हो गई। यहाँ मुझे उस बड़े व्यक्ति का भी लगा कि वो भी अगर थोड़े घरेलू कार्यों में सहयोग करता शायद, या और अधिक कम्युनिकेशन करता, या शायद इस तरह की बातचीत करता कि जिससे कि घर में एक प्लेजेंट माहौल बना रहता, तो हो सकता है कहता कोई बच्चा जिसकी मैं परवरिश कर रही हूँ और वो बच्चा अपने आप शादी करके आ जाए। ये थोड़ी सी मुझे यहाँ लगी बात कि कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा मैंने पाला है तो कम से कम वो इतना तो मुझे बताएगा। यानी कि उस रिश्ते के अंदर उतनी संवेदना, उतनी भावना, उतनी आत्मीयता या उतना जुड़ाव नहीं था, संवाद की कमी थी। अगर उसको एक व्यक्ति से शादी करनी थी, बिल्कुल आप खुले थे करने के लिए, ये ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि वो पिता बहुत खुला था, परंतु वो पिता शायद अपनी बात को वो मैसेज ही वो कन्वे नहीं कर पाया
वजह से कि तुम मुझसे बात कर लेते तो मैं करवा देता शादी, उन्होंने उसको भी मान लिया, चलिए कोई बात नहीं है। परंतु एक मैसेज देने के लिए मुझे ऐसा लगा कि इसमें हल्का सा शायद थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था। अब ऐसा लगेगा सोसाइटी में इस पिक्चर को देख के, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि महिला के आने से ही बात खराब होती है, और माँ बाप जो है वो बेटियों को शायद ऐसा सिखाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे लगता है कि पता नहीं सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, हो सकता है सिखाते भी होंगे, परंतु शायद थोड़ी सी इसमें हल्की सी और अगर हम इस तरीके के इश्यूज पर काम करते तो जो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लगा वो इसमें नहीं होता। बहरहाल ये एक अच्छी मूवी है, मैं भी जरूर इसको आगे सबको प्रमोट करूंगी। जावेद जी, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, आपकी मेहनत को सलाम है जी। नमस्कार जी। तो अभी मौसमी जी हैं, एक जो इन्होंने बोला, पूनम जी ने जिक्र किया कि उसमें कुछ कमी है, तो ये जो है यंग जनरेशन और जो पुरानी पीढ़ी के बीच में जो टकराव है या जो सोच में जो भी अंतर है, उसको एक फिल्म बनी थी राजेश खन्ना की अवतार, उसमें भी इस मुद्दे को बड़ा बहुत प्रभावी तरीके से देखा होगा आपने, उठाया गया। और इसके पहले एक फिल्म थी आपकी परछाइयां, धर्मेंद्र की फिल्म थी, जो कि जिसमें एक से गाने थे, जयंत जी और जावेद जी को पता होगा कि पुरानी फिल्म है, तो उसमें भी ये जो समस्या है इसको बड़ा अच्छे तरीके से उठाया है। तो ये भी इसी कड़ी में एक कह सकते हैं, और भी बताएंगे जयंत जी, तो इसके मास्टर हैं फिल्मों के, तो क्या इस तरह की और जो फिल्में बनी है उस पर भी बात करेंगे। तो अभी एक मिनट मौसमी जी से जान लेते हैं थोड़ा सा, काफी देर से उनको अभी बोलने का मौका दिया जाए कि वो क्या सोचती है इस फिल्म के बारे में और इस जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। जी, मैं हाँ, नमस्कार कर दूं। नमस्ते जावेद जी, आपकी मैंने मूवी देखी और मुझे मतलब अभी जो दोनों मैम ने कहा तो उन लोगों की बातों से काफी सहमत हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये इस चीज की बधाई देना चाहूंगी कि मात्र 30 मिनट में आपने 2 निसंतान दंपतियों को दिखाया, फिर वो कैसे कन्विंस करती है बच्चे के लिए, क्योंकि वो रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे दया जी, फिर वो उनको तैयार करती है सरला जी, और फिर वो लोग जाते हैं अनाथ आश्रम, वहां बच्चे को गोद लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपने बहुत बारीकी से दिखाई वहां पे, और वहां पे स्टार्टिंग में ही आपने दिखाया कि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करिए। आपने यहाँ पे इस कहानी की जो कमजोर कड़ी थी, जिस परवरिश पे बात की गई यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो जो कमजोर कड़ी थी यही कि बहुत ज्यादा लालन पालन किया, उसके एक एक चीज का ध्यान रखा। तो हम लोग नरिश करते हैं ना बच्चों की, तो बहुत ज्यादा ही माता पिता आजकल, जैसे जयंती मैम ने कहा कि राजा महाराजा की तरह हम लोग बच्चे को आजकल पालने लगे हैं। हम लोग ना नहीं बोलते हैं बच्चे को, हम लोग कहीं छुट्टियां होती है तो बच्चों को लेकर हम लोग चले जाते हैं हिल स्टेशन, उनको फैमिली से मिलाने नहीं ले जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे तोड़ते हैं बच्चे को, परिवार से तोड़ते हैं उसको, उसकी जड़ों से तोड़ते हैं। बाद में हम लोग बच्चों पे ब्लेम करते हैं, फिर उसकी वाइफ आती है तो हम लोग वाइफ पे पूरा फोड़ते हैं ठीकरा कि वो अच्छी नहीं आई तो फैमिली टूट रही है। लेकिन गलती तो सबसे पहले हमारी होती है कि जरा सा छुट्टी हुआ, 3 दिन की छुट्टी है तो जो सबसे पास का हिल स्टेशन है हम लोग वहां चले जाते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली में फुआ चाची नानी जो है उनसे हम लोग मिलाएं। तो बच्चा इतना आजकल सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, वो बचपन से इतना स्पेस मिलने लगता है उसको कि उसका रूम रहता है, वो दरवाजा सटा के अपना बैठा हुआ है, और जो भी उसकी इच्छा होती है, पढ़ना लिखना, गेम खेलना, दोस्तों से बात करना। हम लोग खुद जब हमें छुट्टी मिलती है तो हम लोग भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो हम लोग सब अपना अपना स्पेस लेके बैठ गए। और यही होता है कि जब बच्चे अपना कुछ, जैसे आपने कहानी में दिखाया कि वो शादी करके आ गया था बेटा, और अचानक से, तो ये एक थोड़ा सा अप्रत्याशित लगता है कि इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ये होता है, ये हमारे आसपास ये देखा गया है। और आपने ये जो विश्वास कहानी है ना, सिर्फ एक बेटे के विश्वास, मतलब उसके पछतावे की कहानी नहीं है ये पछतावा कहानी,
ये हमारा जो बुजुर्ग उपेक्षित हो रहा है, आपने ये 30 मिनट में उसको भी दिखाया। आपने दत्तक संबंध दिखाया कि हम लोग गोद लेने से डरते हैं। 17-17 साल, 18 साल बच्चे नहीं रहते हैं किसी को, तो वो गोद नहीं लेना चाहते हैं कि कैसे गोद ले लें। तो आपने उसको भी दिखाया कि हम लोग ले सकते हैं गोद, और बुजुर्गों की हालत पे आपने ये दिखाया। फिर ये भी कि पति अपनी पत्नी की बातों को आंखें मूंद कर वो कह रही है कि ये इन्होंने मुझे झूठा कहा, और वो उस पे भी विश्वास करता है। तो संवाद सच में जैसा मैम ने कहा कि संवाद की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोग अब बात ही नहीं करते हैं किसी चीज की। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि वो बोल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इतना डिटैचमेंट दिखाता है ना फैमिली का, तो वो मतलब मेन तो रीजन यही है। और देखिए यहाँ पे मैं 2 बात कहना जी चाहूँगा। जी सर। आप लोगों ने जो एनालिसिस किया है, आप लोगों का नज़रिया बिल्कुल सही है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आधे घंटे की फ़िल्म में इतनी सारी चीज़ों को समेटना। बहुत आपने बहुत देखा ज्यादा कि सर। 2 सीन में मैंने बहुत ही टेक्निकली मैंने डिसॉल्व सीन दिखाए हैं, क्योंकि अगर मैं उनको दिखाने जाता, तो कम से कम मेरा 10 मिनट उसमें वेस्ट होता, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो समाज में मैं देख रहा हूँ, जो नज़रों के सामने हो रहा है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए कि मुझे तकलीफ़ हुई, तब जाके मैंने इस तरह के इश्यू उठाए। ये जो दिखाया है मैंने, पहली बात तो ये है कि लड़कियों के ऊपर ही ये बात क्यों आती है? अगर ये इल्ज़ाम भी है, तो लड़कियों पर ही क्यों आता है? बहुओं के आने के बाद ही इस टॉपिक पे फ़िल्में क्यों बनाई गई? तो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये एक सवाल पैदा हो रहा है, तो इस सवाल की बुनियाद कहाँ पर है? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये माँओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों को इस तरह से तैयार करें कि जब वो अपने घर में जाएँ, तो ऐसी कोई बात ना हो, फैमिली को वो जोड़ सकें, रिश्तों को समझ सकें, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि वो शादी करके जो ले आता है, वहाँ पे मैं अंदर की बात है लेकिन बता देता हूँ कि मुझे कुछ सीन्स उसमें डालने थे, जो हमारे कुछ नन कोऑपरेशन की वजह से मैं वो उसको शूट नहीं कर सका। क्योंकि लॉजिकली उसमें अगर देखा जाए एक मेकर के हिसाब से तो मुझे लड़की और लड़के के रिश्ते को भी एस्टैब्लिश करना था। लड़का जब छोटे से अचानक मैंने उसको जवान दिखाया और शादी करके आ गया, इस दरमियान भी मुझे कई सीन डालने थे। लेकिन मेरी मजबूरी ने मेरे हाथ बाँध दिए कि मैं वो एक ऑफ़िस में काम कर रहा है, वहाँ से वो निकल रहा है या लड़की के साथ ऑफ़िस में उसकी मुलाकात हो रही है या वो लोग कहीं पार्क में बैठ के अपने रिश्ते को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये हमारी कहानी का तकाज़ा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मेरे हाथ बंधे हुए और मुझे समंदर में डाल के और कहा गया कि भाई तैर के दिखाओ। तो मैंने अपने तौर से सही ये बात। कोशिश की है। दूसरी बात हुँ, ये है कि मैंने यहाँ पे और भी 2-1 एंगल दिखाने की बहुत ही बारीक कोशिश किया है कि वो बाप उससे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, दोनों इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि लड़के को लगा कि अगर मैं ये कदम उठा लूँगा, तो भी मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और उसने वो कदम उठा भी लिया। लड़की का कैरेक्टर मैंने इस तरह से एस्टैब्लिश किया जब वो अंदर आती है, वो बाप कहता है कि जाओ बेटा घर दिखा दो, तो अपने माइंड क्या हुआ लड़की हुँ, खड़े होते हुए कहती है, देखते हैं कितना मेरा घर है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली उस लड़की के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया है उस एक सेंटेंस में, कि आगे चल के वो क्या करने वाली है ना? नेगेटिव तो इस तरह से नेगेटिव कैरेक्टर उसका दिखाना था। हुँ, हाँ, बस वो देखते वो तो पूरे खुलूस पूरे मन से कह रहा है कि बेटा ये अब बहुत अच्छा हुआ लक्ष्मी घर में आ गई, अब तो ऐसा है कि जाओ बेटा घर दिखा दो। और जब वो लेके खड़ा होता है रवि, तो वो कहती है देखते हैं ये घर कितना मेरा है। तो यहाँ भी मैंने लड़कियों की जो लड़कियाँ इस तरह की मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुएँ हुँ, जो इस तरह का कैरेक्टर रखती हैं, मिज़ाज रखती हैं, मैंने उनको दिखाने की कोशिश किया है। तो इस तरह से अब अ, फ़िल्म अच्छी बनी है, बुरी बनी है, क्या है ये तो मेरे इख्तियार में नहीं वो है, तो लेकिन हाँ, अब मैंने सौंप दिया ये है आप वो तो लोगों को। दर्शक तय करेंगे, बाकी चीजें जो हाँ, है। वो नहीं सर, तो अच्छी बनी है। अब 30 मिनट की मूवी में काफ़ी हाँ, कुछ दिखाया आपने। अब इसमें और जैसे एक तो का टाइम का भी एक संकट होता है, एक लिमिटेड टाइम में आपको बहुत पूरी ज़्यादा, चीज दिखानी 30 बहुत होती मिनट ज़्यादा। में है, इतना कुछ दिखाना कहानी बहुत मुश्किल है। सिचुएशन को इस्टेब्लिश करना होता है। तो हुँ, जैन जी हैं हमारे साथ, तो जो इस तरह की फ़िल्में बनी है और आपने देखी होगी, जैन जी तो इसके काफ़ी जानकार हैं फ़िल्मों के, तो उन फ़िल्मों के संदर्भ में जो अवतार है, आपकी परछाइयाँ हैं, बागबान या सर, अभी बागबान, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी ना एक जिसमें हेमा मालिनी और बागबान सर। सलमान खान बागबान,
बागवान, वो भी तो अवतार जी। से ही वो हालांकि वो प्रेरित है। तो उस कहानी उन फिल्मों को मद्देनजर रखते हुए और जावेद जी की जो शॉर्ट फिल्म है उसको भी मद्देनजर रखते हुए एक अपना क्या आप सोचते हैं? जी नमस्कार एक बार फिर से सभी लोगों को, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जावेद जी ने कहा कि अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं इस डिस्कशन में तो आप आ सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मुझे, काफ़ी प्रसन्नता हुई, और सभी गुणीजनों को सुना मैंने। और मैं जब इस बारे में सोच रहा था, तो क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ कॉलेज में पिछले 17 साल से, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि इसके ऊपर मैनेजरियल रिसर्च क्या हुई है, जिसको हम बोलते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च हुई है। क्योंकि मैंने इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ाया है, कल्चर पढ़ाया है और इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाई है, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी इस बात का मैं जवाब दे सकता हूँ कि ये जो दिखाया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? ये चीज़ें क्यों घट रही हैं हमारी सोसाइटी में? एक तो ये। दूसरा ये कि हाँ, हमारी जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था है, या जो 4 आश्रम व्यवस्था है, उस हिसाब से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द फ़िल्म्स, कि इस तरह की फ़िल्में क्या पहले क्या बनी हैं और अब तक क्या बनती आई हैं, और उनसे हमें क्या सीख मिल रही है। क्योंकि फ़िल्म्स, दे आर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर फॉर गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी। जो बी आर चोपड़ा साहब अपनी फिल्मों के द्वारा किया करते थे, उनकी फिल्मों में हमेशा एक सामाजिक मैसेज रहता था। ऐसे ही वो मानते थे कि फिल्म्स आर नॉट ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर मेड फॉर गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक डायरेक्टर का मीडियम है ये। A film is essentially a director's medium to express what he wants to express or she wants to express. जितने भी बड़े-बड़े हम निर्देशकों की बात करें, चाहे सत्यजीत राय जी की बात करें, या हमारे हिंदी फिल्मों में और भी बड़े सारे लोग हैं, एक-एक किन-किन का नाम लें, भीम सिंह जी का नाम लें, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। They have tried to come up with their opinion. खानदान एक ऐसी फिल्म मुझे याद आती है, 60 के दशक में बनी थी, उसमें भी टकराव के ऊपर दिखाया गया है, वैल्यूज की क्लैशिंग कैसे होती है। तो मैं इन तीनों बातों पर थोड़ा-थोड़ा करके बोल सकता हूँ। मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ, फर्स्ट इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन, ये जो सोसाइटी में हो रहा है, इंडियन सोसाइटी में अभी, ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च में इसको हम बोलते हैं गीट हॉफ्स्टेड स्टडीज ऑन कल्चरल डायमेंशंस, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इंडियन सोसाइटी कैसे एशियन में, अमेरिकन या यूरोपियन सोसाइटी से डिफरेंट है। इसके लिए 5 पैमाने या 6 पैमाने हैं, जिसमें से इस फ़िल्म में मुझे 2 पैमाने नज़र आते हैं। वन इज़ इंडिविजुअलिज़्म एंड द अदर इज़ मैस्कुलिनिटी। जब भी क्लैश होता है इंडिविजुअलिज़्म और कलेक्टिविज़्म का, क्योंकि इंडिविजुअलिज़्म कहता है कि मेरी पढ़ाई-लिखाई, मेरी तरबियत, मेरी मोहब्बत, मेरी फैमिली, राइट? उसमें जब मैं आ जाता है, तो जिस फैमिली से वो निकल के आ रहा है, जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ, वो फैमिली फिर पीछे रह जाती है, और उसकी अपनी एम्बिशंस, चाहे वो प्रोफेशनल एम्बिशंस हो या रोमांटिक एम्बिशंस हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जो रिसर्च हुई है एज पर द गीट हॉफ्स्टेड स्टडीज, इंडिया का स्कोर, अगर मैं इंडिविजुअलिज्म की बात करूं, तो 48 है आउट ऑफ 100। अब 48 का मतलब ना ज्यादा ना कम, 50 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में अभी भी कलेक्टिविज्म है। जॉइंट फैमिलीज अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पर अभी न्यूक्लियर फैमिलीज की जगह नया क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड फैमिलीज आ रही हैं। व्हाट आर एक्सटेंडेड फैमिलीज? एक्सटेंडेड फैमिलीज का मतलब ये कि हमारे पास हस्बैंड वाइफ और उनका एक या दो बच्चे, मगर उनको ध्यान रखने के लिए और उनमें संस्कारों की कमी ना हो, क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग टू हैव अ वंडरफुल लाइफस्टाइल। तो क्या जरूरी है कि घर में दादा दादी या नाना नानी होने चाहिए। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली के होने की वजह से अगर घर में दादा दादी या नाना नानी हो, तो वो संस्कार उनको मिलते हैं, वो वैल्यूज उनको मिलते हैं, जो वैल्यूज एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, राइट? जो जिसका जिक्र जावेद जी ने किया कि ये वैल्यू ट्रांसफर है इसेंशियली। माताओं से बच्चों को वैल्यू ट्रांसफर कैसे होगा? अगर प्रीवियस जनरेशन उनको समझाएगी वैल्यूज इसेंशियली क्या है। दे टीच अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज कंसिडर्ड अनइंपॉर्टेंट। तो 48, एक तो ये इससे पता चल रहा है कि कलेक्टिविज्म अभी भी डोमिनेंट है इंडिया में। पर जैसे कि आदरणीय पूनम जी ने बताया कि गांव का परिवेश अलग होता है और शहर का अलग होता है। अभी इंडियन अर्बन सोसाइटी में खास तौर पे आज के, अगर मैं कहूं, बिटवीन 20 एंड 40, हम कहते हैं 15 से लेके 40 तक की एज ग्रुप को हम प्रोडक्टिव क्लास बोलते हैं इंडिया में एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 20 से 40 के बीच में ये जो एज ग्रुप है, जो प्रोडक्टिव है, जो धन कमा सकता है, जो उपार्जन कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है, राइट, ये लोगों को रहता है कि अर्बन सोसाइटी में हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए एज पर आर कंट्रोल, उसमें फिर हमारे बड़े बूढ़ों का कोई इंटरफेरेंस, कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हमारे इंडिविजुअल एम्बिशंस आ जाते हैं। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, उसमें मेरे माँ बाप अब मायने नहीं रखते, या उस लड़की जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ उसके भी माँ बाप अब मायने नहीं रखते। इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी फैमिली। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस फैमिली से निकल के आ रहे हैं हम, वो साइडलाइन हो जाती है। जबकि इंडिया में सिखाया गया जाता है कि दो परिवारों का मिलन हो रहा है तो दोनों फैमिलीज को ध्यान में रखो, दोनों फैमिलीज के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, और उन्हें छोटा ना समझो, उन्हें इंफीरियर ना समझो, या उन्हें ना समझो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है भैया, अब हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से चलाएंगे, तुम कौन होते हो। तो और इसके साथ साथ अगर हम देखें मैस्कुलिनिटी, जिसका रैंक है 56। मैस्कुलिनिटी क्या मतलब कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको इंडिया में कहा जाता है कि ये पुरुषत्व को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है फेमिनिटी। अब देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों में व्हाट इज मैस्कुलिन एंड व्हाट इज फेमिनिन दोनों जरूरी है। अब अगर असर्टिव होना, कंपैरेटिव होना, सक्सेस की बात करना, सक्सेस अचीव करना, अगर ये मैस्कुलिन है तो ये ट्रेड्स तो महिलाओं में भी है ना। ऐसे ही नर्चरिंग होना, केयरिंग होना, लोगों की मदद करना, ये सब ट्रेड्स तो पुरुषों में भी हैं। बट फर्क क्या है, फर्क यह है कि ये दोनों तरह के ट्रेड्स जिसको समाज ने ठप्पा लगा दिया कि ये फेमिनिन है और ये मैस्कुलिन है, ये ट्रेड्स जो हैं ये पुरुष और महिला दोनों में है इन वेरिंग डिग्रीज। पर हमारे समाज ने बचपन से एक फर्क पैदा कर रखा है कि लड़का है तो इसके ये फीचर्स हैं, ये इसके ट्रेड्स होते हैं, लड़की है तो ये इसके ट्रेड्स होते हैं। अरे नहीं भाई, ऊपर वाले ने दोनों में वो सारे गुण डाले हैं वेरिंग डिग्रीज में। ये समझने की बड़ी जरूरत है। जब हम ये समझते हैं तो आप देखेंगे दुनिया भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर ये जो अलगाव सा है ना, ये व्हाट इज फेमिनिन एंड व्हाट इज मैस्कुलिन, वो जो दूरी है वो पट जाती है और वो सीलिंग टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों में वो फर्क नहीं रह जाता। जो पूनम जी आपने जिक्र किया था, ये फर्क जो बन गया है पुरुषों में और महिलाओं में, ये फर्क गिरने लगता है। जब ये फर्क ज्यादा गिरने लगता है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी की तरफ भी ज्यादा होने लगता है। आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी में अर्बन वुमेन, इनका कंट्रीब्यूशन आप उठा के देख लीजिए, बजट देख लीजिए, आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। परसेंटेज ऑफ इंडियन वुमेन इन अर्बन इकोनॉमी इज मच लेस देन रूरल वुमेन। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हैं, बहुत अधिक काम करती हैं, पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, पर पढ़ी लिखी महिलाएं परिवार में, शहर में, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कम क्यों है? क्योंकि ज्यादा सैक्रिफाइस फैमिली में वो करती हैं, अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। जैन भाई, मैं कहूंगा कि आप रैप करें जरा अपनी बातों को, क्योंकि बस मैं एक ही बात कर रहा हूं। राइट, आई एम जस्ट रैपिंग अप। और हम लोग फिल्म के बारे में बात करें, बिकॉज ये बहुत ही बिल्कुल हम लोग टॉपिक पे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरा ये एक्सप्लेनेशन था कि ये जो समाज में घट रहा है इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा था। रहा सवाल फिल्म का, हाँ फिल्म बहुत अच्छी दिखाई गई है। फिल्म में बहुत कम समय के अंदर गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है, निस्संदेह, और आपने भरा भी है। गागर में सागर जिसे कहते हैं वो आपने किया भी है, आपका प्रशंसनीय है ये, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभिनय भी सबने अच्छा ही किया है अपने लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए भी। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम था, जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक से बात बन सकती थी वो नहीं हुआ। ऑब्वियसली बजट कंस्ट्रेंट्स कुड बी अ मच बिगर इशू इन फ्रंट ऑफ यू जावेद जी, आप बेहतर जानते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। मैं अपना क्यूआर कोड लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं अपना क्यूआर कोड लगाने वाला हूँ। राइट तो थोड़ी फंडिंग भी आ सके। जी, तो मुझे लगा, मुझे पता चला कि भाई ये जो बात कई बार बिना बोले हो सकती है, वो संवादों के जरिए इसलिए भी करने के लिए आप मजबूर हुए कि ऐसी परिस्थिति थी। तो फिल्म बेहद अच्छी बनी है, और आज इस क्लैश को आपने बहुत अच्छे से दिखाया बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडियन सोसाइटी में जो ये अमेरिकन कंपनीज आई हैं, वो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट हो रहा है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वो अच्छा बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन कल्चर गलत है, बट इंडिविजुअलिज्म अब इंडिया में अर्बन सोसाइटी में कलेक्टिविज्म से ज्यादा डोमिनेंट होता हुआ नजर आता है। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, उसमें आपको नजर आएगा। और रहा सवाल तीसरी बात जो मैंने कहनी थी फिल्मों के बारे में,
फिल्में बहुत सारी बनी हैं। एक फिल्म जो मुझे याद आती है, अभी हाल ही में मैंने दोबारा देखी, इट वाज 1982 की एक फिल्म थी, श्रीमान श्रीमती, जिसमें संजीव कुमार जी और वो थे, राखी जी थे, और इनके साथ बाकी लोग भी थे। इट एड्रेस्ड इश्यूज ऑफ यंग कपल्स कि एक शादीशुदा परिवार में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। जैसे अमोल पालेकर जी के साथ सारिका जी को दिखाया गया। सारिका जी बीइंग अ मॉडर्न वुमन, शी डिडंट वांट टू कंसीव अ चाइल्ड, एंड सेकेंडली इफ शी कंसीव्ड अ चाइल्ड, उनको क्या हुआ कि मुझे इस बच्चे को दूध नहीं पिलाना, इससे मेरा फिगर खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्रबल्स। तो एक उस पर एक फिल्म वो बनी। दूसरी तरफ फिल्म बनी, आप और भी फिल्म देखें, गोविंदा की एक फिल्म आई थी, जैसी करनी वैसी भरनी, 1989 में। वो भी इस तरह के वैल्यू सिस्टम को के ऊपर प्रहार करती है और फैमिलीज के में कम्युनिकेशन पर फोकस करती है कि फैमिली में कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूरदर्शन में बहुत पहले एक छोटी सी टेलीफिल्म आई थी जिसमें यही बात थी कि एक दादी माँ है, उनको वो मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता था, तो मिट्टी का बर्तन टूट गया, तो वो छोटा बच्चा एक दिन अपने पिताजी को बोल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ 1981-82 की, जब मैं भी काफी छोटा था, दूरदर्शन पे छोटी छोटी फिल्में आती थी, उसमें दिखाया कि वो मिट्टी का बर्तन टूट गया, तो वो बच्चा कह रहा है कि पिताजी ये मिट्टी का बर्तन टूट गया, आप जब बूढ़े होंगे तो आपको किसमें खाना दूंगा मैं। तो दैट स्टक हिम, जैसे ये स्टक कर गया इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में, उसी तरह की कुछ फीलिंग उस आदमी को भी हुई कि ये मैं तो हिल गया, ये छोटा सा बच्चा है, इसने ये ऑब्जर्व कर लिया और ये बोल रहा है। तो ऐसी फिल्में बनी हैं और जरूरत है कि ऐसी फिल्में आती रहें और इंसान सोचने मजबूर हो कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और आखिरी में बात करें हमारे आश्रमों की, तो गृहस्थ आश्रम का मतलब यही है कि नए लोग जब आ रहे हैं तो ओल्ड फैमिली उनको वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देने लगे धीरे धीरे कि तुम अपनी जिंदगी धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग करो, हम बैकग्राउंड में हट जाते हैं। जब तुमको चाहिए होगा, बिकॉज वी हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, जब तुमको चाहिए होगा तो तुम हमसे सलाह ले लेना, जरूरी नहीं कि तुम हमारी सलाह पर अमल भी करोगे। पर ये रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुमने दुनिया ही त्याग दी, उसमें तो आगे संन्यास भी आ जाता है कि भगवान की तरफ चले जाइए आप। बट फैमिली टाइज में रहते हुए फैमिली को रिस्पेक्ट देना और हर एक को अपनी पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट देना, ये वर्णाश्रम सिखाता है। तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल अ वंडरफुल फिल्म एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट। इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, वन मस्ट बी compelled to think what is going wrong in the society and what is I am doing wrong which I should be able to rectify। बस, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी जी का माइक आपका माइक गौरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये बात आपने कही, सही कही सर। तो इसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए ओपन फॉर ऑल, मतलब जिनको जो अपनी बात कहनी है वो कह सकती हैं जी। अब मौसमी जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी सर, नहीं सर ने जैसा कहा कि हमारा एक मॉरल वैल्यूज, मतलब एक रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सोसाइटी को लेकर कि हम जो भी करें कम से कम एक मैसेज जाए। बहुत सारे मसाले हैं मूवीज बनाने के लिए, लेकिन अगर आप ये सोचकर कुछ बनाते हैं कि हम 30 मिनट की मूवी में कुछ एक अच्छा मैसेज दें, तो ये सच में बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो सर सही में आपने ऐसे विषय पर कहा, अब जैसे आपने कहा कि पिछली मूवीज भी आपने शराब पे बनाई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक मैसेज आप लेकर चल रहे हैं। शराब नहीं, शराब नहीं, सॉरी, तृष्णा। हाँ, यस सर। तो कुछ ना कुछ एक अच्छे मैंने आज आपका सब्सक्राइब किया है चैनल तो जो मैं मूवी देख रही थी तो सब्सक्राइब, यस सर। तो मैं देखूंगी कमेंट भी डाल दीजिएगा। यस सर, जरूर। मैंने पूरी मूवी बहुत ध्यान से देखी है। यस सर, ठीक है जी। बिल्कुल जावेद जी, मैं मेरे स्कूल में जरूर ये दिखाऊंगी और बच्चों से मैं बातचीत करूंगी, और जब मैं बच्चों से बातचीत करूंगी इस विषय में तो मैं आपके पास वो कमेंट्स जरूर भेजूंगी कि क्या किसी के घर में इस तरह से हुआ है या होता है, या आप इसका क्या निदान ढूंढते हैं, या आपको मूवी में क्या पक्ष अच्छे लगे। मैं इस विषय पर आपसे पुनः जुड़ना चाहूंगी आपके साथ, और मैं आपको भेजूंगी। तो मेरा निवेदन है कि आप अपना नंबर भेजिएगा ताकि मैं आपको ये सब मैसेज कमेंट्स भेज सकूं।
और आप विनोद जी इसी तरह से से आगे आप लोग मेरे नंबर ले लिखते रहें। लीजिए। जी जरूर, आप ऐसा ही आगे लिखते रहें जावेद जी, आगे अच्छी मूवीज बनाते रहें और हम जैसों की जहां जरूरत हो वहां हमें भी याद करते रहें। इसके लिए जरूर। आपको मेरी जो नेक्स्ट मूवी है आने वाली, जी अगर आप लोग उसे देखेंगे तो फड़क जाएंगे। एक ऐसा बढ़िया टॉपिक लिया बढ़िया, है मैंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जरूर। अभी मैं नहीं बताऊंगा। आप नहीं नहीं रिवील मत बिल्कुल कीजिए अभी राज को राज रहने दीजिए। और इस बार पहले मैं थोड़े फंड का इंतजाम कर लूं, उसके बाद हाथ डालूंगा। जी। मैं तो बस ये कहूंगा आजकल यूट्यूब पे काफी छोटी छोटी मतलब 5 मिनट 10 मिनट की फिल्में बहुत पॉपुलर हो रही है, तो बल्कि आप थोड़ा सा समय भी कम कर सकते हैं, आधे घंटे के बजाय छोटी छोटी मतलब बहुत सी भाई फिल्में ऐसा जो है बनी, कि सस्पेंस फिल्म, इस अलग अलग टॉपिक टॉपिक्स पे पे बनी है। इस टॉपिक पे 30 मिनट की फिल्म कम पड़ रही है। अगर उसको हाँ, और वो तो शॉर्ट करेंगे कम तो है, क्या लेकिन दिखाएंगे। वो कम है, मतलब थोड़ा सा फोकस एक, असल में इसमें कई इश्यूज आ गए ना, मतलब कई फिर तरह वो के ऐसे इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा, मुद्दे हैं जुड़े हुए ऐसे एक ऐसे दूसरे शॉर्ट से। करना पड़ेगा कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, कई 5 मिनट की फिल्में, अच्छी फिल्में बन रही है, 5 मिनट 10 मिनट की, छोटी छोटी मतलब मुद्दे बन रही हैं। फोकस। 1 मिनट के एपिसोड्स आते हैं। हाँ, 5 तो मैं मिनट तो 10 आप लोगों कई से मुझे फिल्में लगता है देखी। वो मैं आप बहुत लोगों से छोटा इस हो बात की भी जाएगा, गुजारिश अपनी करूंगा मैसेज कन्वे करने के लिए कि इतना जरूरी है। नहीं तो मैं या गुजारिश तो ये करूंगा कि व्हाई डोंट वी एक वर्क एज बात अ मैं टीम। इसमें कहूंगा जावेद जी, आपने जो आप शुरू लोग में भी पूरे, दिखाया हम लोग सब एक टीम बन जाएं और जिनके पास भी इस तरह की छोटी छोटी कहानियां वगैरह है वो फॉरवर्ड करें, उस पे काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं हाँ, लिखूंगा तो ही बनाऊंगा। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी अच्छा मैसेज, सर मैं वो किसी का भी लिखती हो। हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं भेजूंगी जरूर आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट जावेद वेलकम। जी, आपने मेरा शुरू नंबर, में विनोद जी आप तमाम लोगों को मेरा नंबर दे दीजिए हाँ ताकि हाँ वो लोग बिल्कुल कनेक्ट हो सर। सके मुझसे। जावेद जी कोई आपने अगर एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहे तो कैसे होगा? हाँ, उसमें भी होगा, सब हो जाएगा। सामने वाला पहले इरादा तो करे। या इसमें सिंगिंग का भी स्कोप अगर हो कि भाई कोई गाने गा सके, ये तो पूरा एक क्रिएटिव आप फील्ड मिल है ना, करके बिकॉज मैं तो एक्चुअली मैं फिर तो जुड़ा 3 हुआ ही घंटे हूँ की मूवी बन कंप्लीटली जाएगी क्रिएटिव सर। फील्ड से। हाँ, बन सकती है। बल्कि मैं जावेद तो जी सोच आपने रहा हूँ जैसे कि अपनी जो नेक्स्ट मूवी है उसको 45 मिनट्स जो की करूंगा। थोड़ा सा वो दरकिनार फिल्म सा जो हो गया। थी सवाना आदमी वाली जो फिल्म थी, जो इसमें दूध जो दूध क्रांति पे जो बनी थी, तो उसमें 1-1 रुपया जो कोऑपरेटिव किसान है उन्होंने दिया था, तो जाकर के एक फिल्म बनी थी। स्मिता पाटिल जी की फिल्म थी मंथन, श्याम हाँ, बेनेगल जी द्वारा मंथन। तो निर्देशित जी मंथन। सर, हाँ मंथन। तो 1-1 रुपया ही लिया था, किसानों ने दिया था, हाँ जी, तो हाँ जी। उससे फिल्म बना दी। तो ये तो ऐसा है कि मैं अभी इस विषय में मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है, जी और इस तरह से साबित करना है कि फिर मुझे ये नहीं कहना पड़े कि भाई 1-1 रुपया आप ये करो। जी, वो तो खैर अभी अलग क्या है बात कि है, वो जब तक एनएफडीसी भी आ जाता है इसमें बाद में, तो आप देख रहे हैं ना, ये नेशनल पॉकेट बहुत ही छोटी सी पॉकेट है। अब इस छोटे से पॉकेट से जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ मैं, एक आगे बात भी मैं जरूर करूंगा। कहना चाहूंगा जावेद जी, इस फिल्म के शुरू में जो आपने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा दिखाया है, ये जी अनाथालय, यतीम खानों का और अडॉप्शन का, इंडिया में अगर मैं अभी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 25 to 30 मिलियन चिल्ड्रन आर देयर who are there in these orphanages और constituting 4% of our population। उसमें से भी इस 4% ऑफ आर चिल्ड्रन पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, उसमें से भी सिर्फ 5 लाख बच्चे रजिस्टर्ड अनाथालयों में रहते हैं, जिसमें जाके ये माता पिता अडॉप्ट करते हैं। आजकल तो खैर आईवीएफ भी आ गया है, अगर पति पत्नी में संतान है तो आईवीएफ का भी सहारा लेते हैं, मगर उसमें भी तरह तरह की बातें आजकल हो रही हैं, जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो एडॉप्शन काफी सेंसिटिव इशू है। अमेजॉन प्राइम पे मैंने छोटा सा शायद 15-20 मिनट का एक फिल्म देखा था, वो इसी बारे में बात कर रहा था कि देयर वाज अ यंग लेडी, शी वाज रिजेक्टेड बाय मेनी यंग मेन, एंड जो भी अरेंज्ड मैरिजेस की बात हो रही थी, और उसने जाके आखिर में एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई, उसने कहा कि भाई मेरा तो यही है कि मैं बच्चा अडॉप्ट करूंगी, मैं I will not bear any child for myself. She explained the reasons so very well, and that man
ही अग्रीड एंड फाइनली दोनों की शादी भी होती, जो कि वो नहीं दिखाया गया, बट इट वाज लेफ्ट टू द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट यस दे विल फाइनली गेट मैरिड। बट इस तरह की फिल्में भी समाज में एक पॉइंट ऑफ व्यू लाती हैं जिसको हम बोलते हैं इमोशनल मार्केटिंग। तो उसको ध्यान में रखते हुए इमोशनल मार्केटिंग करना, परसेप्चुअल मार्केटिंग करना बड़ा जरूरी है। अगर आपने देखा हैवेल्स का एक कैंपेन था, उसमें एक फिल्म आती थी, हैवेल्स के कैंपेन में होता था हवा बदलेगी, हवा बदलेगी में उस कहीं पर भी वो पंखे की क्वालिटी नहीं दिखा रहे थे, इमोशनल दिखा रहे होते थे कि अगर एक पत्नी और पति जा रहे हैं रजिस्टर करने के लिए शादी को, तो वहां पत्नी के टाइटल के साथ साथ पति अपना टाइटल चेंज कर रहा है, ये दिखा रहा है। बैकग्राउंड में क्या है, हवा बदलेगी कैंपेन। वेरियस अदर एडवर्टाइजमेंट्स पोर्ट्रेइंग दैट। विनोद जी, आपके राइट साइड में जो बैठी हैं, उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी, मेरे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है सर आपकी मूवी को लेकर, पर मुझे लगता है कि हम समय के लिए बहुत एक तरीके से वी स्ट्रेन्ड ऑफ टाइम। बट एक ही बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो जैन सर ने मैस्कुलिनिटी की बात कही, एज अ जेन जी, मतलब मैं मिलेनियल क्लासिफाई करती हूँ, मैं मिलेनियल और जेन जी के बीच का कस्प हूँ। मैं अपने आप को टोटल जेन जी नहीं बोल पाती हूँ, और मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है। तो जो एक पॉइंट है ना कि हम लोग क्या कहते हैं, माँ बाप सिखाकर भेजते हैं कि आप अग्रेसिव रहे, नहीं, हर किसी की माँ उसको यही नसीहत देती है कि तुम जिस भी घर जाओ, जैसे भी सेटअप पे जाओ, एडजस्ट करो। लेकिन जो मैस्कुलिनिटी होती है कई बार लड़कियों में ज्यादा हो जाती है, कई बार फेमिनिटी लड़कों में ज्यादा होती है, और ये जो सामंजस्य जब नहीं बैठते तब ईगो क्लैशेस होती हैं। मैं यही पॉइंट रखने चाह रही थी कि जैसे कभी खुशी कभी गम में इतना अच्छा उस चीज को दिखाया गया था कि अलगाव होने के बाद भी एक रिकंसाइलेशन हुआ था, और उसमें भाई की भूमिका दिखाई गई थी। भूतनाथ में एक सिमिलर टॉपिक था कि कैसे वो फिरंग बीवी आती है और वो बच्चा ले जाती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ रहना, एंड वो लोग वापस यूएस चले जाते हैं आफ्टर द मदर्स डेथ, और कब वो भूतनाथ बन जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो और उसमें वो आज तक ऐसी मूवीज हमें इमोशनल करती हैं। और अगर हम चिल्ड्रन और अडल्ट्स की रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर ही रहे, तो पास से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई है ही नहीं, जिसमें एक बच्चा जो है वो बूढ़े के समान है और बूढ़ा बच्चे के समान है, और इससे पर्टिनेंट मैसेजिंग हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि हम सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट में कि आप वैसा बिहेव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। मुझे तो बड़ा सेल्फिश लगा सर ये चीज देखकर कि उसको लगा कि मेरा लड़का मुझे कल को डाल देगा वृद्धाश्रम में, इसलिए मैं कोर्स करेक्ट कर लेता हूँ। क्या तो उसकी अपनी आत्मा ने इस चीज को रियलाइज करी कि चाहे सर आप अपने आप 9 महीने सींचे किसी बच्चे को खून से, या आप उसको यतीम खाने से लेके आए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा एक बच्चा, आप स्टार्टअप टर्म्स में बात कीजिए, अगर बिल्कुल इकोनॉमिक टर्म्स में बात कीजिए, बच्चे ये सब भूल के, जो मैम लोग ने कहा कि इंटाइटलमेंट पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वो जो हस्बैंड वाइफ का एक क्लैश है कि हम एक घर में मूव नहीं करेंगे, और अगर लड़की मूव करने को तैयार होती है तो या तो डाउरी डेथ हो जाती है, या बहुत सारे थीम्स हैं। एंड वही सर सबसे बड़ी बात है कि आपने मूवी के स्फेयर में सबसे आसान होता है रोमांस बनाना, और जो आपने टॉपिक चुना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स टू मेक, क्योंकि कोई ना दर्द की तरफ और परेशान करने वाले टॉपिक्स की तरफ जाता नहीं है। कोई ये मूवीज देखता ही नहीं ना सर। आज के डेट में सबको एक वंडरलैंड चाहिए, सबको चाहिए एस्केप, वो चाहिए, या तो क्राइम थ्रिलर देखेंगे और एकदम ही जो आउट ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होगा वो देखेंगे, या वो बिल्कुल ही हंकी डोरी वेलकम टू द जंगल काइंड ऑफ मूवीज के ऊपर आराम से करोड़ों खर्चेंगे। धुरंधर जैसी मूवीज पे जो मतलब इतनी एक्शन ओरिएंटेड है और इतनी ज्यादा जिंगोइज्म ओरिएंटेड है, उस पे हमने 3500 करोड़ रुपए खर्चे। तो पैसे की तो सर कमी है नहीं। मतलब द सैड पार्ट इज कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत रिसोर्सेज हैं। तो हम तो यही चाहेंगे हमारे फोरम के थ्रू कि आपको फंडिंग मिले और आप हम लोगों के आइडियाज, टैलेंट्स या रिसोर्सेज को यूज करके अगर फंडिंग उठाएंगे, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी पुख्ता मैसेजिंग लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब पर मीडियम है ही नहीं। अब यहाँ पे आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक टॉपिक जो मैंने रखा है उसमें है, थीम है मेरा, छोटी स्टोरी है, एक कतरा कतरा समंदर बनता है।
और जो लोग बहुत गरीब होते हैं, यहाँ तक कि भिखारी भी होते हैं, तो उनका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है। ये मैंने उसमें दिखाया है। एक कहानी है कि जिसमें मैंने इस बात पे फ़ोकस किया है कि हमारे समाज में बेटों को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनको ही प्रेफ़रेंस दी जाती है, और जिस घर में बेटा और बेटी है, वहाँ पे सारी जो पहली की चीज़ें हैं, वो बेटे के लिए है, बाद की चीज़ें बेटियों के लिए होती हैं। लेकिन बेटियाँ भी कहीं पर भी बेटों से कम नहीं होती। इमोशन से हटकर भी जहाँ पर उनकी परफ़ॉर्मेंस की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, कभी-कभी बेटों से बहुत आगे जाके वो अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। तो इस थीम पे मैंने एक कहानी बनाई हुई है। और एक कहानी बहुत ही सेंसिटिव है, वो ये है कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मल लोगों के अपने जज़्बात होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, ख़्वाहिश होते हैं, वैसे ही जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, माज़ूर होते हैं, उनके भी जज़्बात, उनकी भी ख़्वाहिशें हमसे कम नहीं होती। बस उनके साथ वो फ़िज़िकली थोड़े से रहते हैं वो चैलेंज्ड, लेकिन अपनी सोच में, अपनी ख़्वाहिशों में या अपनी मोहब्बत में, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह से होते हैं। तो ये मैंने एक तो ये जो फ़िल्म मेरी है, ये बहुत पहले मैं बना चुका हूँ, दूरदर्शन से वो कई बार दिखाई भी गई। लेकिन अब वो टाइम पीरियड उसका गुज़र चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से उसको मैं रीमेक करूँ। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मैं वो फ़िल्म निकल रही है। और अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक अच्छी टीम बनती है, एक अच्छी फंडिंग होती है, एक अच्छा सपोर्ट रहता है, तो खुद को भी हौसला मिलता है कि जो काम हम जैसे सोच रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से उसको हम एग्ज़ीक्यूट कर सकें। और कहने की बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस आधे घंटे की फ़िल्म में मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। आर्टिस्टों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, टाइम का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पैसों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 जगह पे मैंने डिसॉल्व सीन डाले, महज़ कहानी को कनेक्ट रखने के लिए। नहीं तो अगर वो मैं हटा दूँ, तो फिर कहानी का वो चेन टूट जाता है। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने काम किया है। लास्ट का जो मेरा क्लाइमेक्स सीन है, जो कि सबसे मेन सीन है, जहाँ पे मेरी ये ख़्वाहिश थी कि उस सीन में मैं ऑडियंस को रुला दूँ, वो नहीं कर सका मैं। क्योंकि जिन लोगों को तलवार चलानी थी, उनके तलवार कुंद थे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, अगर मेरा पैगाम लोगों तक पहुँच सका है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, कम से कम फ़िल्म के टेक्निकल पहलुओं को जाने दीजिए, बट टेक्निकल पहलुओं से हट के अगर मेरा पैगाम लोगों तक जा सका है, तो मैं समझूँगा कि शायद कुछ तो हुआ है। अब रहा सवाल ये कि जहाँ तक जो मेकिंग की प्रोसेस है। जी। सर मैसेजिंग तो बहुत स्ट्रांग है, मैसेजिंग पे कोई बस तो क्वेश्चन है ही नहीं। मेरा जो है ना गौरी जी, मेरी ख़्वाहिश है कि मेरा पैगाम जाए। कितना बड़ा पैनोरामा है उसका, कितना बड़ा उसका कैनवस है, मैं उस हाँ, तरफ वो गया तो ही है। नहीं ना। क्योंकि अब आप समझ मैसेज सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। फ़िल्म जैसे मीडिया को अपने पॉकेट से इंडिविजुअली प्रेज़ेंट करना किसी चीज़ को, ये कितना मुश्किल है। जबकि यूट्यूब की फ़िल्म है, कमर्शियल वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। इससे मुझे क्या आने वाला है, कितना आने वाला है? करेक्ट। तो ऐसे में भी कि मैं जानता हूँ कि इसका आउटकम जो है, इसको इनकमिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ ये आउटगोइंग है। लेकिन आउटगोइंग करके भी मैं इसलिए खुश हूँ कि अगर इससे एक भी शख्स अगर संवर जाता है या सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी कमाई तो वही है। बिल्कुल, सही बात। ये एक तो बड़ी विनोद बात है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि आज के इस मीटिंग को फिर धन्यवाद और सर, हम लोग हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने ये बहुत ही नॉवेल चीज की है। विनोद जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और सारे गेस्ट्स का, चाहे पूनम मैम हो, चाहे मौसी मैम हो, जयंती मैम का, हमें सबको पता है कि उनकी एक्सीजेंसी है। और जयंत सर, मुझे स्पेशली आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं खुद एकेडमिक्स में हूँ। पूनम मैम का भी जो एकेडमिक्स का जुड़ाव है, हमें बच्चों में फर्क दिख रहा है, वो सब ये सब हमारे सामने है, लेकिन उसको ऐसे शीशे में उतार कर लोगों को आईना दिखाना, जावेद सर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत एक तरीके से मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत-बहुत और जहां आपको हमारे स्ट्रेंथ्स की जरूरत लगेगी, ये वानर सेना आपके लिए हाजिर रहेगी। नहीं, ज़रूरत तो लगेगी, क्योंकि ये सिलसिला तो मेरा रुकेगा नहीं। ये सिलसिला तो मेरा आगे बढ़ेगा और ज़्यादा बड़ा होके आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो समाज में विनोद एक जी, नई आप रियलिटी, अगर आपने गौर किया हो, जिस पर भी आप फ़िल्म जी, बना सकते हैं, जिस पर वैसे 1-2 फ़िल्में बनी हैं, बट शॉर्ट फ़िल्म में आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे कि 50 साल के शादीशुदा ज़िंदगी के बाद डिवोर्स कर रहे हैं एंड दे आर चूज़िंग अनदर पार्टनर एंड दे आर लिविंग सेपरेटली। ये भी हो रहा है। वेल, अब ये लोग नहीं बोलेंगे ऐसे तो विदेशों से यहाँ आ गया।
बट ये ऐसे अब तो होना एक हुआ है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और भी दिमाग में है, क्योंकि उस तरह की चीजें मेरी निगाह से गुजरी हैं, ये डिवोर्स को लेकर कि एक बंगाली में डिवोर्स जो फिल्म बनी होता थी है, गैलेक्सी, उस पर ये फोकस किया डिवोर्स जो गया होता है दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन। ट्रू। वो एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो चीजें जो है बहुत पहले से पलना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बस्ट हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो रिश्तों में जो तलाक की बात अगर करें, डिवोर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत पहले वो तलाक हो चुकी होती है, जिसको हम एक खामोश डिवोर्स कह सकते हैं। हाँ दोनों एक घर में रहते हुए पति पत्नी बहुत दूर जा चुके होते हैं, उनके दरमियान बहुत सारी जो है वो बैरियर्स आ चुके होते हैं, और फिर एक बंगाली वक्त फिल्म में ऐसा इसको आता बहुत है कि अच्छे से दिखाया गया है और बाद में रिकंसाइल किया गया है, बट इट वाज अ वंडरफुल मूवी, आई इस रिमेंबर। टॉपिक पे मेरा ख्याल है कि अब तक कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बनी हाँ, है। शॉर्ट फिल्म तो और नहीं नजर। और दूसरी बात यह है कि चूंकि सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। कभी अलविदा ना कहना जब आई थी 2006 में, इतना बैकलैश हुआ था इंडिया में, लेकिन वेस्ट में बहुत हिट हुई थी। और आप अगर जेन राइस पढ़ेंगे, जो जेन आयर की एक कन्वर्स किताब लिखी गई है, वाइट सरगासो सी, उसमें एक लाइन है कि आपकी एक दिन मौत की डेट होती है, लेकिन एक मौत ऐसी होती है जो कभी किसी को दिखती नहीं है। तो ये बहुत परमानेंट मैसेजिंग है। और मुझे लगता है हम अपने सारे रिश्तों का आज की डेट में जाकर अगर ऑडिट करें, चाहे जनता हो चाहे हम सब पैनलिस्ट हो, तब हमें समझ आएगा कि किन रिश्तों को हमें सीपीआर देने की जरूरत है और किन रिश्तों में हमें और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तब जाकर ये एक हेल्दी सामंजस्य हम बना पाएंगे कि ना हम किसी बच्चे को राजा बनाए और ना हम बूढ़े माँ बाप को रंक बनाए। तो इसी के साथ मैं आप सबके जो भी आपने टाइम दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, विनोद सर की बहुत आभारी हूँ कि आप सबका एक तरीके से कोऑर्डिनेशन और आप सबका एक टैलेंट पूल हमारे साथ वो लेकर आए और इतना ये डिस्कशन निकल के आया है। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इसी डिस्कशन को समाप्त करती हूँ। आप देखते रहिए निया फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।